मैं चिल्ला रही थी, लेकिन मेरा देवर हटने का नाम ही नहीं ले रहा था। मैंने हाथ जोड़कर विनती भी की, लेकिन उस पर जैसे भूत सवार था। वह हटने वाला नहीं था। उसके पास एक लंबा, मोटा और मजबूत डंडा था। वह अपनी मर्जी का मालिक था। उसके मन में जो आता वही करता था, चाहे डर दिखाकर ही क्यों न करना पड़े। अब मेरी बर्दाश्त से बाहर होता जा रहा था। इस तरह अपनी मर्जी करना ठीक नहीं था। भले ही दूसरों को कितनी ही तकलीफ क्यों न पहुंच रही हो, उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। उसने पीछे की तरफ से बालों को अपने हाथों में कस कर पकड़ा हुआ था। मेरी बेटी यह देखकर इतनी डर गई कि उसे डर के मारे चक्कर ही आ गया। तब जाकर मेरे देवर ने खुद पर काबू पाया। मुझे इतना गुस्सा आ रहा था कि मैंने गुस्से में अपने देवर को एक जोरदार छांटा मार दिया और कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती बच्चों के सामने ये सब करते हुए? बच्चे क्या सीखेंगे? ये सब निजी बात होती है। बच्चों के सामने तो कभी भी नहीं होना चाहिए। मेरा देवर कुछ नहीं बोला। मैं अभी भी कांप रही थी। दोस्तों, हम जो सोच रहे होते हैं अक्सर हमेशा वैसा नहीं होता, और कई बार वह हो जाता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते। यह कहानी भी आपकी सोच को बदल देगी। बस आपको कहानी के अंत तक बने रहना होगा। ये कहानी केवल मेरी और मेरे देवर की ही नहीं, बल्कि एक और व्यक्ति की भी है, जो इस कहानी का एक मजबूत किरदार है। पहले इस कहानी को शुरू से जान लेते हैं, बाकी आपको आगे चलकर सब पता चल जाएगा। दोस्तों, मेरा नाम रीना है और मैं एक विधवा हूँ। मेरे पति को गुजरे हुए लगभग 1 साल होने वाला है। मेरे घर में मैं, मेरी बेटी, मेरा छोटा बेटा, मेरा देवर और मेरी देवरानी रहते थे। मेरे देवर की शादी को भी लगभग उतने ही साल हुए थे जितने साल मेरी शादी को हुए थे। जिस महीने मेरी शादी हुई थी, उसी महीने मेरे देवर ने भी शादी कर ली थी। उसने कोई धूमधाम से शादी नहीं की थी, बल्कि वह एक बहुत ही गरीब परिवार की लड़की को भगाकर लाया था। मेरे देवर की उम्र 30 साल थी और मेरी उम्र 28 साल। मेरा देवर मुझसे बड़ा था। देखने में ऐसा लगता था कि छोटा बच्चा भी उसे देखकर डर जाए। बड़ी बड़ी आंखें, हट्टा कट्टा शरीर, सिर पर लंबे बाल और एक नंबर का शराबी। जिस महीने मेरी शादी हुई थी, उसी महीने उसने भी शादी की थी। भले ही हमारी शादी के कुछ दिनों बाद, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ी वजह थी। पहले मैं आपको वह वजह बताती हूँ। मेरा देवर, जिसका नाम रणवीर था, लेकिन सब उसे राणा कहकर बुलाते थे, गांव का सबसे ताकतवर, निडर और साथ ही नकारा किस्म का आदमी था। एक बार गांव से दूर एक मंदिर में बहुत बड़ा मेला लगा था। दूर दूर के गांवों के लोग वहां आए हुए थे। राणा कुश्ती का पहलवान भी था। मैंने पहली बार उसे अखाड़े में ही देखा था, जहां वह सबको ललकारते हुए कह रहा था, कोई है जो मेरा मुकाबला करेगा? जो भी पहलवान उसके सामने लड़ने के लिए आता, वह उसे कुछ ही मिनटों में धूल चटा देता। भीड़ में उसका नाम गूंज रहा था। लोग उसे अपने कंधों पर उठाए हुए थे। सभी का ध्यान उसी की तरफ था, इसलिए मेरी नजर भी उस पर चली गई। इसके अलावा और कोई बात नहीं थी। उसी दौरान मेरे देवर की नजर भी मुझ पर पड़ी और वह कुछ सेकंड तक मुझे देखता ही रहा। मैंने तुरंत अपनी नजरें फेर लीं और लोगों की भीड़ में आगे निकल गई। एक दुकान पर मैं अपने लिए कुछ सामान देख रही थी कि अचानक मुझे एक जोरदार धक्का लगा और मैं दुकान के ऊपर जा गिरी। मेले में छोटी छोटी दुकानें लगी होती हैं, जहां दुकानदार जमीन पर बैठकर अपना सामान सजाकर बेचते हैं। दुकान वाले का कुछ सामान टूट गया था। जब मैं संभल कर उठी और पीछे मुड़ी, तो वही पहलवान, राणा, मेरे सामने खड़ा था और मुझे घूर रहा था। मैं बिना कुछ कहे आगे बढ़ गई, लेकिन मेरा ध्यान पीछे की तरफ भी था। वह मेरा पीछा कर रहा था। कुछ दूर जाकर उसने मेरा रास्ता रोक लिया और कहा, मुझे तुम पसंद आ गई हो। बताओ, क्या मुझसे शादी करोगी? वह यह कहते हुए अजीब ढंग से हंस रहा था। उसके साथ उसके दोस्त भी थे। वे कहने लगे, हम तो तुम्हें अभी से भाभी कहने को तैयार हैं। तुम्हें हमारे भाई जैसा पति नहीं मिलेगा। मैंने गुस्से में कहा, तुम लोगों को राह चलती किसी लड़की को इस तरह छेड़ते हुए शर्म नहीं आती? शाम के समय जब मैं वापस अपने घर आ रही थी, मैंने देखा कि वही राणा अपने दो दोस्तों के साथ बाइक पर बैठा वहां से गुजर रहा था। तीन तीन लड़के एक ही बाइक पर बैठे हुए थे और इस तरह शोर मचा रहे थे, जिसे बिल्कुल बेहुदा हरकत कहा जा सकता है। उस समय मैं भी बस का इंतजार कर रही थी। तभी बाइक पर बैठे एक लड़के की नजर मुझ पर पड़ी। उसने कहा, भाई, रुक, रुक, वही लड़की है। राणा ने मेरी तरफ देखा और बाइक को सड़क के किनारे रोक दिया।
हम मेले की भीड़ से थोड़ा बाहर आ चुके थे। लोगों का आना जाना तो था, लेकिन बहुत कम। कुछ लोग बस का इंतजार करते हुए वहीं खड़े थे। राणा अपने दोनों दोस्तों के साथ मेरी तरफ बढ़ा। मैं समझ गई थी कि वे फिर कोई बदतमीजी करेंगे, इसलिए मैं उन लोगों के करीब जाकर खड़ी हो गई जो बस का इंतजार कर रहे थे। लेकिन राणा किसी से डरने या झिझकने वालों में से नहीं था। वह बिल्कुल मेरे सामने आकर खड़ा हो गया और बोला, जो मुझे पसंद आ जाता है उसे मैं छोड़ता नहीं। उसे हासिल करके ही रहता हूँ, क्योंकि हारना मैंने सीखा नहीं। कुछ देर तक वह इसी तरह की बातें करता रहा, लेकिन इस बार मैंने उसे ऐसा जवाब दिया कि वह वहां एक पल भी नहीं ठहर सका। मैंने कहा, अभी थोड़ी देर पहले जब तुम अखाड़े में विजेता बनकर खड़े थे, लोग तुम्हारी कितनी प्रशंसा कर रहे थे। वे तुम्हें अपने कंधों पर उठा रहे थे, तुम्हें कितना मानते हैं, कितनी इज्जत देते हैं। लेकिन मैं जानती हूं कि तुम उस इज्जत के बिल्कुल भी लायक नहीं हो। मैं इससे आगे कुछ और कहती, उससे पहले ही वे वहां से जा चुके थे। मैं उसका चेहरा तो नहीं भूल पाई, लेकिन वह भी मेरा चेहरा कभी नहीं भूलेगा, इतना मुझे पूरा यकीन था। मैं भी एक गरीब परिवार से थी। मेरी उम्र शादी के योग्य हो चुकी थी। एक दिन मेरे घर पर एक रिश्ता आया। लड़का इंडियन आर्मी में था। मैंने भी हाँ कर दी। मेरे घर वाले बहुत खुश थे। कुछ ही महीनों बाद हमारी शादी तय हो गई। लड़का बस एक बार मुझे देखने आया था, अपने दोस्तों के साथ, क्योंकि उसके माता पिता नहीं थे। आखिर वह दिन भी आ गया जब बारात आई और मैं विदा होकर अपने ससुराल पहुंच गई। जब मैंने पहली बार उस घर में कदम रखा तो मेरी नजर सामने खड़े एक व्यक्ति पर पड़ी। वह राणा था। पहले तो मैंने सोचा कि शायद वह मेरे पति का कोई दोस्त होगा, इसलिए शादी में आया है। जब शाम तक सभी रिश्तेदार अपने अपने घर लौट गए, तब भी राणा वहीं मौजूद था। मैंने अपने पति से पूछा, ये कौन है? मेरे पति मुस्कुराए और बोले, अरे, मैं तुम्हें इससे मिलाना तो भूल ही गया। ये मेरा छोटा भाई रणवीर है। सब इसे राणा कहते हैं। मैं सीमा पर दुश्मनों को हराता हूं और यह अखाड़े में अपने विरोधियों को। यह सुनते ही जैसे मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे पति का स्वभाव बहुत शांत और अच्छा था, जबकि उनका छोटा भाई उनसे बिल्कुल विपरीत था। मेरे पति जितने संयमी थे, राणा उतना ही बड़बोला और बदतमीज। अभी तक राणा ने मुझे ठीक से देखा नहीं था, क्योंकि मैं घूंघट में थी। लेकिन जल्दी ही वह समय भी आ गया जब मेरा और राणा का दोबारा आमना सामना हुआ। राणा अपने दोस्तों को मुझसे मिलवाने के लिए घर लाया। वह और उसके दोस्त शराब के नशे में धुत थे। पहले तो मैं घूंघट उठाने में झिझक रही थी, लेकिन फिर मैंने सोचा कि क्या मैं सारी उम्र घूंघट में ही रहूंगी? जो किस्मत में लिखा है वह तो होकर ही रहेगा। मैंने धीरे से घूंघट उठाया। जैसे ही राणा और उसके दोस्तों की नजर मुझ पर पड़ी, राणा ने अपने सिर पर हाथ रख लिया। उसके चेहरे पर गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उस समय वह ऐसी स्थिति में था कि न तो कुछ कह सकता था और न ही अपने गुस्से को छिपा पा रहा था। उसके दोस्त भी मुझे देखकर हैरान रह गए। सभी मेहमान अपने अपने घर लौट चुके थे। शादी की उसी रात मेरा और मेरे पति का रिश्ता हमेशा के लिए एक हो गया। हम तन मन से एक दूसरे के हो चुके थे। मेरा देवर मुझसे बात नहीं करता था। वह मुझसे दूर दूर ही रहता था। मुझे वह बात बार बार याद आती थी, जब सड़क पर मैंने उससे कहा था कि तुमसे शादी करना तो दूर, मैं तुम्हारे घर आकर कभी खड़ी भी नहीं होंगी। आज किस्मत मुझे हमेशा के लिए उसी घर में ले आई थी। शादी के कुछ ही दिनों बाद मेरा देवर एक मासूम और बहुत कम उम्र की लड़की को घर लेकर आया। उसने अपने बड़े भाई से कहा, भैया, मैं इस लड़की को भगा कर लाया हूं। किसी मंदिर या कोर्ट में जाकर हमारी शादी करा दो। राणा ने यह शादी जिद में की थी। वह मुझे पाना चाहता था, लेकिन किस्मत ने मुझे उसकी भाभी बना दिया। अब उसका ख्याल रखने वाली और उसके लिए खाना बनाने वाली भी इसी घर में आ चुकी थी। शादी के लगभग एक महीने बाद मेरे पति मुझे अपने साथ ले गए। उनकी पोस्टिंग जम्मू में थी। मेरे पति मुझे बहुत प्यार करते थे। समय बीतता गया। हमारी शादी को 4 साल हो चुके थे। इस दौरान हमारे 2 बच्चे हुए, एक बेटी और एक छोटा बेटा। इन 4 वर्षों में मेरे पति ने मुझे कई जगहों पर घुमाया। उनका तबादला भारत चीन सीमा के पास बर्फीले क्षेत्र में हो गया था। वहां परिवार के साथ रहना संभव नहीं था, इसलिए कुछ समय तक हम जम्मू में ही रहे। फिर एक दिन वह खबर आई जिसने मेरी दुनिया उजाड़ दी। मेरे पति ग्लेशियर की चपेट में आ गए थे और सीमा पर शहीद हो गए। उस समय मेरी हालत ऐसी थी कि न मैं मर सकती थी और न ही उनके बिना जीने की स्थिति में थी।
लेकिन अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए मुझे खुद को संभालना पड़ा। मैं हमेशा के लिए अपने गांव लौट आई, जहां मेरी ससुराल थी। पहले हम बीच बीच में यहाँ आते जाते रहते थे, लेकिन अब यही मेरा स्थायी घर बन गया। मेरी देवरानी बहुत सीधी सादी और मासूम थी, लेकिन मेरा देवर उस पर अत्याचार करता था। मेरे वापस आने के बाद उसे जैसे और भी चिढ़ होने लगी। जो गुस्सा उसे मुझ पर था, वह अपनी पत्नी पर निकालता था। बेचारी की कोई गलती भी नहीं होती थी, फिर भी वह उसे मारता पीटता और बार बार घर से निकाल देने की धमकी देता था। यह सब मेरी आंखों के सामने होता था और मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। मैं अपने देवर से केवल जरूरत भर की बात करती थी। एक दिन मैंने अपनी देवरानी से पूछा, तुम दोनों के बीच झगड़े की असली वजह क्या है? तुम्हारा पति तुम्हें इतना क्यों मारता है? वह रोते हुए बोली, मैं इन्हें संतान नहीं दे पा रही हूं। इसी वजह से ये मुझे मारते हैं और घर से निकाल देने की धमकी देते हैं। कहते हैं कि अगर मुझे इस घर में रहना है तो ये दूसरी शादी कर लेंगे और मुझे उसे स्वीकार करना होगा। मेरे रहते हुए किसी और औरत को अपनी पत्नी बनाकर इस घर में रखना चाहते हैं। अब मैं क्या करूं? समझ नहीं आता कि किसी और को अपनी सौतन बनाकर स्वीकार कर लूं या यह घर छोड़कर चली जाऊं। मैंने उसे समझाया, तुम इस घर को छोड़कर कहीं नहीं जाओगी। जब तक तुम दोनों का कानूनी रूप से तलाक नहीं होता, तब तक तुम्हारा पति दूसरी शादी नहीं कर सकता। ये कानूनन गलत है। अगर मेरे पति आज जिंदा होते तो वे अपने भाई को समझाते और वह उनकी बात जरूर मानता। मेरा देवर केवल अपने बड़े भाई यानी मेरे पति की ही बात मानता था। अब उन्हें रोकने टोकने वाला कोई नहीं है। लेकिन चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूं। फिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने देवर का सीधे सामना करना पड़ा। शाम का समय था। मैं और मेरी देवरानी रसोई में खाना बना रहे थे। मेरे दोनों बच्चे बाहर बैठक में खेल रहे थे। मेरा देवर भी वहीं बैठा था और फोन पर किसी से बात कर रहा था। थोड़ी देर बाद उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाई, जरा पानी का एक गिलास लेकर आओ। उस समय मेरी देवरानी आटा गूंथ रही थी। मैंने उससे कहा, तुम काम करो, मैं पानी दे आती हूँ। देवर से बात करना मुझे पसंद तो नहीं था, लेकिन आखिर हम सबको एक ही घर में रहना था। कब तक मैं उससे दूरी बनाए रखती? मैं पानी का गिलास लेकर बैठक में गई। मेरा देवर उस समय बैठकर शराब पी रहा था। मैंने टेबल पर गिलास रखा और वापस मुड़ने लगी। तभी उसने अपनी पत्नी को ऊंची आवाज में पुकारा, जब मैंने तुमसे पानी मांगा था तो किसी और के हाथ क्यों भेजा? अगर ऐसा ही करना था तो मैं घर में नौकर रख लेता। जब तुमसे कहा है तो तुम ही पानी लेकर आओ। मैंने शांत स्वर में कहा, वह आटा गूंथ रही है, इसलिए मैं पानी लेकर आई हूं। उसने मुझे नहीं भेजा, उसके हाथ खाली नहीं थे। मेरे देवर ने अजीब सा मुंह बनाकर कहा, मैं तुमसे बात नहीं कर रहा हूं, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, तुम बीच में मत बोलो। मैं चुप हो गई। अपने बड़े भाई की पत्नी से उसका इस तरह बात करना मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। मैं वापस रसोई में चली गई। कुछ देर बाद मेरी देवरानी उसके लिए दोबारा पानी का गिलास लेकर गई। मैं रसोई के काम में व्यस्त थी कि अचानक उसकी चीख सुनाई दी। मैं दौड़ती हुई बैठक में पहुंची। वहां का दृश्य देखकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरे देवर ने अपनी पत्नी के बालों को कसकर पकड़ रखा था। उसके पास एक लंबा और मोटा डंडा भी था। उसने अभी डंडे से वार नहीं किया था, लेकिन जिस तरह वह उसके बाल खींच रहा था, उससे उसे असहनीय पीड़ा हो रही थी। वह दर्द से चीख रही थी, लेकिन मेरा देवर पूरी ताकत से उसकी छोटी पकड़े हुए था और छोड़ने का नाम नहीं ले रहा था। मेरे दोनों बच्चे यह सब देखकर बुरी तरह डर गए। मैं चिल्लाई, इतनी सी बात के लिए तुम इसे इतना दर्द दे रहे हो, जबकि इसकी कोई गलती भी नहीं है। छोड़ दो इसे। लेकिन उसने मेरी बात बिल्कुल नहीं सुनी। मैंने हाथ जोड़कर विनती की, पर वह नहीं माना। अब यह सब मेरी सहन शक्ति से बाहर हो चुका था। तभी मेरी बेटी यह दृश्य देखकर इतनी डर गई कि उसे चक्कर आ गया और वह जमीन पर गिर पड़ी। यह देखकर मेरे देवर ने अपनी पकड़ ढीली की और अपनी पत्नी को छोड़ दिया। अब मैं बिल्कुल चुप नहीं रह सकी। मुझे इतना गुस्सा आया कि मैंने बिना यह सोचे कि वह एक पहलवान है, ताकतवर है और अपनी मनमानी करता है, उसके गाल पर एक जोरदार छांटा मार दिया। वह अपना गाल पकड़कर मुझे घूरने लगा। मैंने दृढ़ स्वर में कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती? इतने लंबे चौड़े पहलवान होकर एक मासूम औरत पर अत्याचार करते हो? तुम्हें नारी की इज्जत करना नहीं आता। जब तुम अपनी पत्नी की ही इज्जत नहीं कर सकते,
तो कोई और तुमसे क्या उम्मीद रखे? और यह सब तुम बच्चों के सामने कर रहे हो। क्या तुम्हें यह भी नहीं सूझता कि इसका उनके मन पर क्या असर पड़ेगा? पति पत्नी की नोक झोंक निजी बात होती है, उसे दूसरों के सामने इस तरह नहीं लाया जाता। भले ही तुम्हारे भाई आज इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैं अभी जीवित हूं। अपने सामने यह सब कभी नहीं होने दूंगी। देवर कुछ क्षण तक चुपचाप खड़ा रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, ठीक है, मैं इसे दोबारा कभी कुछ नहीं कहूंगा। लेकिन क्या तुम मेरी पत्नी बनकर रह सकती हो? मैं तुम्हारे बच्चों को अपना नाम दे दूंगा और तुम्हें भी सहारा मिल जाएगा। भरी जवानी में तुम भी तो विधवा हो गई हो, आगे की जिंदगी गुजारना आसान हो जाएगा। उसकी यह बात सुनते ही मेरा गुस्सा और बढ़ गया। मैंने उसे एक और जोरदार छांटा मार दिया और कहा, मैं तो सोचती थी कि तुम्हें केवल नारी की इज्जत करना नहीं आता, लेकिन तुम तो अपने सगे भाई की भी इज्जत नहीं करते। तुम्हारे भाई तुम्हारी तारीफ करते नहीं थकते थे, और तुम हो कि अपने ही भाई की पत्नी को अपनी पत्नी बनाना चाहते हो, वह भी तब जब तुम्हारी अपनी पत्नी जीवित है। जब तुम अपनी पत्नी की इज्जत नहीं कर सकते, तो किसी और औरत को लाकर उसकी क्या इज्जत करोगे? मैं जानती हूं कि तुम इसे क्यों मारते हो, क्योंकि यह तुम्हें संतान नहीं दे पा रही। लेकिन क्या तुमने कभी खुद को डॉक्टर से जांच करवाया है? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम स्वयं पिता बनने में असमर्थ हो और बेवजह सारी गलती अपनी पत्नी पर डाल रहे हो? मेरी बात सुनकर वह एकदम चुप हो गया। मैंने आगे कहा, मैं कल ही तुम्हारी पत्नी को डॉक्टर के पास लेकर जाऊंगी। उसकी रिपोर्ट बताएगी कि वह मां बन सकती है या नहीं। उस समय मेरी बेटी, जो बेहोश हो गई थी, उसके चेहरे पर पानी के छींटे डालकर मैंने उसे होश में लाया। होश में आने के बाद भी वह बहुत डरी हुई थी। अगले दिन मैं अपनी देवरानी को एक क्लिनिक में ले गई, डॉक्टर से परामर्श किया और कुछ जांचें करवाईं। जब रिपोर्ट आई तो परिणाम सचमुच चौंकाने वाला था। मेरी देवरानी में कोई कमी नहीं थी। वह पूरी तरह स्वस्थ थी और मां बनने में सक्षम थी। घर लौटकर जब मैंने वह रिपोर्ट अपने देवर को दिखाई, तो वह भी स्तब्ध रह गया। मैंने उससे कहा, आज तक तुमने अपनी पत्नी को न जाने कितनी बार मारा होगा, उसे कितनी पीड़ा दी होगी, उस गलती के लिए जो उसकी थी ही नहीं। अगर यह भी तुम्हारी तरह पहलवान होती, तो शायद तुम्हारा मुकाबला करती। तुम सचमुच एक हारे हुए पहलवान हो। अखाड़े में भले ही जीत जाते हो, लेकिन असली जिंदगी में तुम बहुत पीछे हो। मेरा देवर चुपचाप मेरी बातें सुनता रहा। मैंने आगे कहा, कल तुम भी अपनी जांच करवाओ। कमी तुम्हारी पत्नी में नहीं, शायद तुम में ही हो। अगले दिन वह स्वयं डॉक्टर के पास गया और अपनी जांच करवाई। रिपोर्ट वहीं लेकर आई जिसकी मुझे आशंका थी। वह पिता बनने में असमर्थ था। हालांकि डॉक्टर ने बताया कि समस्या गंभीर नहीं थी। उचित उपचार और कुछ खर्च के बाद वह पूरी तरह ठीक हो सकता था। मैंने अपनी जमा पूंजी से उसके इलाज में मदद की। एक छोटा सा ऑपरेशन और कुछ समय तक नियमित दवाइयों ने उसे पिता बनने योग्य बना दिया। डॉक्टर ने बताया कि कुश्ती के दौरान लगी किसी अंदरूनी चोट के कारण नसों पर दबाव आ गया था, जिससे यह समस्या उत्पन्न हुई थी। जब सच्चाई सामने आ गई तो मेरे देवर का स्वभाव भी पूरी तरह बदल गया। कुछ ही महीनों बाद मेरी देवरानी ने खुशखबरी दी कि वह मां बनने वाली है। जितनी खुशी उन दोनों को हुई, उतनी ही खुशी मुझे भी हुई। अब मेरा देवर अपनी पत्नी के साथ बहुत प्रेम और सम्मान से पेश आता था। वह उसका इतना ध्यान रखता मानो वह एक छोटा बच्चा हो। एक छोटी सी गलतफहमी ने उनकी जिंदगी के 4-5 साल अंधेरे में गुजार दिए थे। जब मेरा देवर अपनी पत्नी के बाल पकड़कर उसे पीड़ा दे रहा था, तब मैं चाहती तो उसी समय पुलिस को बुला सकती थी। लेकिन मेरा मानना है कि यदि किसी समस्या का समाधान हम स्वयं कर सकते हो, तो जब तक संभव हो हमें उसे समझदारी और धैर्य से सुलझाने की कोशिश करनी चाहिए। तो दोस्तों, अब मैं आपसे पूछती हूँ, यदि मैं उस दिन पुलिस बुला लेती और पुलिस आकर मेरे देवर को सजा देती, तो क्या आज उनका रिश्ता इतना सुंदर बन पाता? क्या मेरे देवर को कभी यह पता चल पाता कि समस्या वास्तव में किस में थी? दोस्तों, आज भी हमारा समाज मेरे देवर, राणा जैसे लोगों से भरा पड़ा है। हमें मिलकर ऐसी सोच को बदलना होगा। और यदि कोई स्त्री सचमुच मां न बन सके, तो क्या उसकी जिंदगी का कोई मूल्य नहीं? उसे भी जीने का उतना ही अधिकार है जितना किसी और को। वह अपना सब कुछ छोड़कर एक अनजान घर को अपना घर बनाने आती है। यदि आपके आसपास भी कोई व्यक्ति राणा जैसी सोच रखता है, तो उसे यह कहानी अवश्य सुनाएं। यदि एक भी इंसान अपनी सोच बदल सके, तो मेरी और आपकी कोशिश सफल मानी जाएगी।
यदि आप पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं और यह कहानी आपको पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन अवश्य दबाएं ताकि मेरी आने वाली हर कहानी आप तक तुरंत पहुंच सके। वीडियो को लाइक करना न भूलें। जल्द ही फिर मिलूंगी एक नई कहानी के साथ जो आपके दिल को छुएगी और जीवन की एक नई सीख दे जाएगी। तब तक के लिए मेरा प्यार भरा नमस्कार।